नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव मिथिला। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करें और बात करें सबसे पहले पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की, जो अब मंदिर मंदिर भटक रही हैं। इसके अलावा कहां पर क्रैश हुआ सेना का हेलीकॉप्टर और योगी पुलिस के डर से अपराधी कहां कहां भाग रहे हैं और कैसे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इन सब खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करें सबसे पहले जम्मू कश्मीर से। कभी सनातन संस्कृति और भारत की अखंडता पर उंगली उठाने वाली महबूबा मुफ्ती अब मंदिर मंदिर भटक रही हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अब महादेव के दरबार में पहुंच गई। चुनाव के कयासों के बीच नेताओं का भगवान की शरण में जाना शुरू हो गया है। पुंछ जिले में अपने दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच गई। दरअसल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती पुंछ जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे पुंछ सीमा पर स्थित नवग्रह मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने पूरे मंदिर का चक्कर लगाया और शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में बनी यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर भी पुष्प वर्षा की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के जलाभिषेक करने पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के शिव दर्शन को ढोंग बताया है। नवग्रह मंदिर में प्रतिमाओं के दर्शन और शिवलिंग पर जलार्पण को भाजपा ने ढोंग बताते हुए कहा कि 2008 में उन्होंने ही अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन का विरोध किया था और आज नौटंकी कर रही हैं। इधर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी शिवलिंग का जलाभिषेक करने पर महबूबा मुफ्ती से नाराजगी जताई और कहा कि हमारे धर्म में यह सब करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में शिव और मंदिर की पूजा करना अनुचित है। इधर महबूबा मुफ्ती ने भी अपना बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने मंदिर जाने और जल चढ़ाने पर हो रही राजनीति पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हम सेकुलर देश में रहते हैं जहां गंगा जमनी तहजीब है। उन्होंने आगे कहा कि यह मंदिर यशपाल शर्मा ने बनाया था और उनका बेटा चाहता था कि मैं मंदिर में आऊं। मैं मंदिर गई, मंदिर बहुत खूबसूरत बना है। उनके बाद किसी ने मुझे पानी से भरा लोटा दिया तो मना करना गलत होता, इसलिए मैंने पूजा की। किसी ने मुझे श्रद्धा से जल चढ़ाने के लिए दिया तो मैंने उस वक्त मना करना सही नहीं समझा और मैंने जल चढ़ाया। अरुणाचल प्रदेश में आर्मी का एक हेलीकॉप्टर चीता दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आज सुबह 9:15 बजे हेलीकॉप्टर ने बोडमिला के पास से ऑपरेशनल उड़ान भरी और कुछ देर बाद ही इसका एटीसी से संपर्क टूट गया। बाद में खबर आई कि यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और जल्द ही विस्तृत जानकारी मिलने की संभावना है। यह पहली बार नहीं है जब अरुणाचल प्रदेश में चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ हो। अक्टूबर 2022 में भी तवांग में इसी तरह का हादसा हुआ था। तब आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र के पास दुर्घटना का शिकार हो गया था और इसमें सवार 2 पायलटों में से एक पायलट की मौत हो गई थी। जिस पायलट की इस दुर्घटना में मौत हुई थी उसका नाम कर्नल सौरभ यादव था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश में अपराधी पुलिस के डर से अब गले में तख्ती लटकाकर आत्मसमर्पण करने पहुंच रहे हैं। मुजफ्फरपुर जनपद के मंसूरपुर थाना पुलिस के एनकाउंटर के डर से लूट का एक आरोपी बदमाश खुद थाने में आत्मसमर्पण करने पहुंच गया। ये अपराधी अपने हाथ में एक तख्ती लेकर आया था जिसमें अपराध से तौबा करने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफ़ करने की गुजारिश की गई थी। इधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अंगद राय को बिहार की कैमूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उसका नाम उत्तर प्रदेश पुलिस की एनकाउंटर लिस्ट में शुमार है। खुद का एनकाउंटर होने के डर से वह उत्तर प्रदेश से भागकर आ गया और जानबूझकर बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दोनों राज्यों की सीमा पर चेकिंग के दौरान कैमूर पुलिस ने उसे शराब के साथ गिरफ्तार किया था। मिल रही जानकारी के अनुसार सोमवार रात 9 बजे कैमूर जिले के यूपी के सीमावर्ती ककरेत घाट पुल के पास दुर्गावती पुलिस ने अंगद राय को गिरफ्तार किया था। उसके पास से 2 बोतल और 2 कैन बियर बरामद की गई। उस वक्त स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं थी कि वह मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर है और उस पर 25,000 रुपये का इनाम है। दुर्गावती थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि अंगद राय गाजीपुर के भंवरकौल थाना क्षेत्र के शेरपुर खुर्द गांव के सूर्यदेव राय का पुत्र है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सबसे खास बात यह है कि अंगद राय अपनी जमानत के लिए कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको डर है जो जमानत मिल गई तो फिर उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा और वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस तो किसी हाल में नहीं छोड़ेगी।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को गिरफ्तारी से तो राहत मिल गई, लेकिन 25 मार्च को अब सीबीआई के सामने उनको पेश होना ही होगा। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री ने बुधवार को सीबीआई की ओर से जारी सम्मन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई का सम्मन रद्द करने से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान तेजस्वी यादव की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 160 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मेरे मुवक्किल बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बजट सत्र चल रहा है। अगर सीबीआई को पूछताछ करनी है तो बिहार आकर पूछताछ की जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक से कहा कि वह उप मुख्यमंत्री हैं। अदालत याचिका का निस्तारण नहीं कर रही है, लेकिन सत्र खत्म होने के बाद आप उन्हें 5 अप्रैल के बाद बुला सकते हैं। तेजस्वी यादव के अधिवक्ता ने आगे कहा कि हमारा मुद्दा यह है कि उन्होंने एक गवाह को बुलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में मेरी आशंका है कि मेरे मुवक्किल के साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है। इस पर आश्वस्त किया गया कि तेजस्वी को अभी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तेजस्वी के अधिवक्ता ने कहा कि ऊपर से फ़ोन आ जाएगा क्योंकि सिस्टम हम जैसे लोगों के अनुकूल नहीं है। अदालत कहे कि तेजस्वी 5 अप्रैल के बाद पेश होंगे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर आदेश देते हुए कहा कि आगामी 25 मार्च को तेजस्वी दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में सीबीआई के समक्ष पेश होंगे और सीबीआई इस महीने उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। और इस आदेश के साथ ही अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया। उत्तर बिहार में मौसम ने फिर से करवट ली है। उत्तर बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से रुक रुक कर वर्षा होने की संभावना है। वज्रपात और तेज हवा और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार वायुमंडल में अत्यधिक नमी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 17 से 19 मार्च तक इसकी संभावना अधिक है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वानुमान अवधि में औसतन 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। दुनिया में छाई आर्थिक मंदी के बीच भारत इस मंदी से अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है और इस सब के बीच एक अच्छी खबर भी मिली है। दरअसल आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। कठिन समय में अपनी स्थिर लीडरशिप के लिए शक्तिकांत दास को ये अवार्ड मिला है। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया है। शक्तिकांत दास के सामने बड़ी नॉन बैंकिंग फर्म IL&FS के दिवालिया होने से लेकर कोविड-19 महामारी, पहली और दूसरी लहर के साथ यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसी चुनौतियां आई। शक्तिकांत दास की लीडरशिप में आरबीआई ने क्रिटिकल रिफॉर्म्स को लागू किया, इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम की शुरुआत की और महामारी के दौरान ग्रोथ सपोर्टिव मेजर्स भी दिए। इंटेंस पॉलिटिकल प्रेशर और इकोनॉमिक डिजास्टर के बीच आरबीआई को चतुराई से चलाने के लिए भी इंटरनेशनल सेंट्रल बैंकिंग ने दास की तारीफ की है। यह दूसरी बार है जब किसी भारतीय केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने यह अवार्ड जीता है। दास से पहले 2015 में रघुराम राजन को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शक्तिकांत दास दिल्ली के स्टीफन्स कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। 2027 मई तक वे इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे। दास ने 12 दिसंबर 2018 में आरबीआई के 25वें गवर्नर का पद संभाला था। भारत में अमेरिका के राजदूत बने एरिक गार्सेटी 2 साल से संसद में बहुमत न मिलने से इनकी नियुक्ति अटकी हुई थी। अब सीनेट ने मंजूरी दे दी है। लॉस एंजल्स के पूर्व मेयर एरिक गार्सेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत बन गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने उनके नाम पर अब मुहर लगा दी। दरअसल भारत में अमेरिकी राजदूत का पद पिछले 2 साल से खाली था। ऐसा पहली बार हुआ है जब ये इतने वक्त तक खाली रहा। इससे पहले केनिथ जस्टर भारत में अमेरिका के आखिरी राजदूत थे, जिन्हें जनवरी 2021 में अमेरिकी सरकार ने वापस बुला लिया था। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गार्सेटी को नॉमिनेट किया था। झारखंड सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा दिए हैं।
झारखंड एक ऐसा राज्य है जो बिजली के लिए पूरी तरह कोयले पर निर्भर है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया उसमें ग्रीन ग्रोथ पर भरपूर फोकस किया गया है। सरकार की यह कोशिश है कि ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम करके भारत को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाया जाए। इस राह पर चलते हुए झारखंड सरकार ने भी रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर एनर्जी पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें राज्य सरकारों की भूमिका अहम होगी। इस बात को समझते हुए झारखंड सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा दिया है। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जेरेडा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुकेश प्रसाद ने बताया कि निकट भविष्य में कोयले पर निर्भरता कम नहीं होने वाली है, क्योंकि राज्य में बिजली की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए कोयले की ज़रूरत तो है, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को बढ़ाकर एनर्जी मिक्सिंग का दौर लाएं, जहां कोयला आधारित ऊर्जा के साथ साथ सोलर एनर्जी से भी बिजली का उत्पादन किया जाए। झारखंड सरकार ने यह तय किया है कि अगले 5 साल में 1000 सोलर विलेज बनाए जाएंगे। इसके लिए भी कार्य शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि इसे जस्ट ट्रांजिशन से जोड़कर देखा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के तहत न सिर्फ गांवों में सौर ऊर्जा की व्यवस्था की जाएगी, बल्कि गांव वालों के लिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें प्रोजेक्ट के तहत गांव में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा और ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सोलर विलेज का प्रोजेक्ट माइनिंग प्रभावित क्षेत्र से ही शुरू होगा, जहां कोयले का उत्पादन बंद हो चुका है और रोजगार की समस्या लोगों के सामने है। जनसुराज यात्रा पर चल रहे प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बिहार को बर्बाद करने वाले राजद के लोग आज 10 लाख नौकरी देने का झूठा सपना दिखा रहे हैं, जबकि हम सबको मालूम है कि ये लोग बिहार को बर्बाद करने वाले हैं। ये नौकरी नहीं देंगे, लेकिन उनके झूठे वादे की वजह से आज बिहार में 10 लाख नौकरी की बात हो रही है। और आप भी पूछ रहे हैं कि नौकरी का वादा किया था, नौकरी कब दोगे। उन्होंने कहा कि अब राजद के लोग भी यह कह रहे हैं कि हम 10,000 लोगों को सर्टिफिकेट देंगे। अब नेता झूठ बोल रहा है, ये सबको मालूम है, लेकिन बात मुद्दे की हो रही है, ये जरूरी है। चुनाव में बात होनी चाहिए रोजगार की, फसल के दाम की। यदि इन बातों पर चर्चा नहीं होगी तो बिहार की स्थिति कैसे सुधरेगी। इसके लिए जनसुराज का अभियान चला रहे हैं कि किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन वोट देना है शिक्षा पर, रोजगार पर और फसल के सही दाम के नाम पर, तभी बिहार की हालत सुधरेगी। 2 बरस पहले तेजस्वी यादव जैसे आदमी ने एक झूठा वादा किया कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। सबके मालूम बा कि ये लोग बिहार के बर्बाद करे वाला कि नौकरी का दी है, लेकिन उस झूठे वादे की वजह से भी आज कम से कम चर्चा होता न, ये भाई 10 लाख कहले रहो कब देबो। वो लोग पार्टी वाला भी, आरजेडी वाला खड़ा होके कह रहा है कि सर्टिफिकेट बांटा तनी जा, 10,000 दिया गई, 15,000 दिया गई। झूठा कहने वाला नेता भी, अगर बात होनी चाहिए शिक्षा की, बात होनी चाहिए रोजगार की, बात होनी चाहिए आपके फसल की दाम की, जब रुआ होकर चर्चे नहीं करो आखिर वो सुधरी कैसे। तो इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं, गाँव गाँव जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि जिसको भी वोट देना है दीजिए, लेकिन दीजिए शिक्षा पर, दीजिए रोजगार पर, अपने फसल के बढ़िया दाम के लिए वोट दीजिएगा, तभी हालत सुधरेगा। और नहीं तो जिस विचारधारा, जिस दल का, जिस झंडा को लेकर आप घूम रहे हैं, घूमते रहिए। आज तक आप जिस गरीबी बदहाली में जी रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी में बिहार की वो भी इसी गरीबी बदहाली में जिंदा रहेगी। बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। लाइव मिथिला के इस अंक में भी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आपके सामने होंगे। बस आप लाइव मिथिला को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी खबर बने तो सबसे पहले पहुंचे आप तक। देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।